नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। कभी-कभी शासन में बैठे लोग अति आत्मविश्वास में ऐसे-ऐसे कदम उठाते हैं, जिससे उनकी सरकार का, उनकी सत्ता का जो पूरा शिराजा होता है, वह तकरीबन बिखरने के कगार पर आ जाता है। नरेंद्र मोदी की लेजिटिमेसी या वैधता एक नेता के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में अपने न्यूनतम स्तर पर है। अपने 12 सालों के शासनकाल में नरेंद्र मोदी की स्थिति कभी इतनी खराब नहीं हुई होगी। जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी मीडिया के माध्यम से वो चीज़ों को मैनेज कर पा रहे थे। किसान आंदोलन को उन्होंने एक जगह रोक रखा था, किसानों ने धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ उनका मुकाबला किया और आखिरकार नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून वापस लिए, जिससे किसान आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन मौजूदा जो समय है, उसमें नरेंद्र मोदी सरकार की जिद या मैं कहूँ कि अति आत्मविश्वास या फिर हम कहें कि उसके घमंड के कारण वह सरकार एक ऐसे अस्थिरता के दलदल में फँसती हुई नज़र आ रही है, जिससे तमाम सांसदों को तोड़ने के बावजूद वैधता के स्तर पर वह अत्यंत कमज़ोर हो चुकी है। अब आम लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह सरकार बिल्कुल ईमानदार सरकार है या उनकी भलाई के लिए काम करने वाली सरकार है। कुछ एक भाजपा समर्थकों को छोड़ दिया जाए, तो सभी लोगों का विश्वास इस सरकार पर से डिगता हुआ नज़र आ रहा है। कल जिस तरीके से पुलिस ने छात्र-छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग ऐसा लगता है कि बिल्कुल नेपथ्य में चले गए हैं। आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, आप अखबारों को उठाकर देखिए, आप विभिन्न समाचार चैनलों को देखिए, तो वहाँ भी कहीं से इस तरह के नैरेटिव को चला पाने में नरेंद्र मोदी सरकार सफल नहीं हो पा रही है कि यह जो पूरा प्रदर्शन था, वो पाकिस्तान प्रायोजित था या जो इस तरह के विरोध आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे, वो एंटी नेशनल थे। उन लोगों ने लगातार यह कोशिश की है कि इस तरह का नैरेटिव वो चला पाएँ, लेकिन कल के विरोध प्रदर्शन में जो कुछ भी हिंसा पुलिस ने की है, उसके बाद उनकी यह कोशिश बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। कल जिस तरीके से विज़ुअल सामने आए, उसने भी बहुत सारे लोगों का सिर शर्म से झुका दिया। निहत्थे निर्दोष छात्र-छात्राओं पर पुलिस बर्बरतापूर्वक लाठी चला रही है। सिर्फ यही नहीं हो रहा है बल्कि निहत्थी लड़कियों पर 12वीं में या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली बच्चियों पर भी पुलिस बहुत ही दरिंदगी के साथ व्यवहार कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि कई सारे पुलिस वाले जो हैं, वो एक संभावित रेपिस्ट की भूमिका में हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पुलिस वाले जो सादी वर्दी में पुलिस होने का दावा कर रहे हैं, असल में वो पुलिस वाले नहीं हैं, शायद कोई भाड़े के गुंडे हों। किसी को नहीं पता वो कौन थे। लोग बार-बार सोशल मीडिया पर उनके फ़ोटो दिखाकर पूछ रहे हैं कि जो लोग पुलिस की तरफ से काम कर रहे थे सादी वर्दियों में, वो कौन थे? लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा इसके बारे में कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं दिया गया है। आज के दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। ये लोग प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और मैं यह कहूँगा कि यह बहुत ही सूझबूझ भरा कदम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने उन्हें समर्थन देकर बहुत अच्छा काम किया। आप इस बात को सोचिए कि इस देश के लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है और दिल्ली में जो देश की राजधानी है, वहाँ पर छात्र-छात्राओं को बुरी तरीके से पीटा जाता है और विपक्ष यह मांग रख रहा है कि इन सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा हो। संसद आखिर है किस लिए? चर्चा करने के लिए, मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी नेताओं से यह कहा कि वो सरकार से पूछ कर यह बताएँगे कि इस पर चर्चा हो या ना हो। आखिर चर्चा हो जाने से, जो कि लोकतंत्र की बुनियादी चीज़ है, सरकार को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या सरकार सवालों से डरती है? क्या सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ है? और अगर ये चीज़ है, तो फिर लोगों के पास, नेताओं के पास, विपक्ष के नेताओं के पास क्या विकल्प बचता है? उनके पास यही विकल्प बचता है कि वे धरना के द्वारा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के द्वारा सरकार को इन मुद्दों की गंभीरता के बारे में जागरूक करें। और यही काम राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी नेता कर रहे थे। कांग्रेस उसमें लीड की भूमिका में थी और फिर राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से उन्हें जबरदस्ती उठाकर बस में रखा गया, वह बहुत ही एक निंदाजनक चीज़ ही थी क्योंकि हिंदुस्तान में विपक्ष के सबसे बड़े नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ इस तरह से बर्ताव करना, उसे इस तरीके से उठाकर जबरदस्ती बस में डालना एक बहुत ही मैं कहूँगा कि लोकतंत्र के लिहाज से निराशाजनक तस्वीर है। अब इन नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया है। लेकिन क्या हम यह कहें कि इससे नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें कम होगी? क्या हम यह कहें कि इससे नरेंद्र मोदी सरकार की या खुद नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में जो एक लेजिटिमेसी है, उनके ऊपर जो उनके समर्थकों का ये भरोसा है, वह फिर से वापस लौट आ पाएगा?
निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे समर्थक हैं, जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, वो हर स्थिति में उनका समर्थन करेंगे। लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचिए और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं, जो किसी अन्य मध्य वर्ग से जुड़े हुए हैं, अगड़ी जातियों से हैं या पिछड़ी जाति से भी हैं, तो उभरते हुए मध्य वर्ग के सदस्य हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए अच्छे हैं। पर जब उन्होंने यह महसूस किया कि उनके परिवारों के बच्चों को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो एक बहुत ही न्यायसंगत प्रश्न है, सरकारी नौकरियों में पेपर लीक का मुद्दा, नीट में जो एडमिशन होता है उसमें पेपर लीक का मुद्दा, उसको सरकार सही तरीके से हैंडल करने में सक्षम नहीं है, बल्कि मामले की लीपापोती हो रही है, तो क्या वह वर्ग हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रह पाएगा? क्या उसने अपनी पूरी अस्मिता को भारतीय जनता पार्टी के सामने गिरवी रख दिया है? आप इस बात को ध्यान रखिए और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि भाजपा को हारने के लिए 10% वोट कम आने की जरूरत नहीं है। अगर भाजपा के 4 से 5% वोट भी कम आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बुरी तरीके से हार जाएगी और 4 से 5% शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, 2 से 3% वोट भी आज के दिन में उनके पास 36 दशमलव कुछ वोट हैं। अगर उस वो वोट घटकर 33 या 34 हो जाता है, तब भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार जाएगी। लेकिन फिर भी यह जो एक घमंड है कि हम सत्ता में हैं, हम हर चीज को मैनेज कर लेंगे, वह घमंड इस बात से आता है कि उन्हें यह लगता है कि चुनाव मैनेजमेंट का खेल है। वो हिंदू मुस्लिम करके अलग-अलग तरह के मुद्दों को उठाकर चुनाव जीत लेंगे और उसके बाद विपक्ष को तोड़-फोड़ देंगे, विपक्ष को बिखराव का शिकार बना देंगे और उसके बाद जो छोटे-छोटे मुद्दे आते रहेंगे, उन्हें वो अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। विरोध की किसी भी आवाज को वो एंटी नेशनल घोषित कर सकते हैं, हिंदू विरोधी घोषित कर सकते हैं और इस तरीके से जो मनमानी उनकी चल रही है, वो चलती रहेगी। और हर जगह ऊपर से लेके नीचे के स्तर पर इसी तरह की मनमानी करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ी है और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो इन चीजों को जानते नहीं है और ये मुमकिन नहीं कि इन चीजों को जानते ना हो, बल्कि वो इन चीजों में कॉम्प्लिसिट हैं, वो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। उनके जो समर्थक वर्ग हैं, चाहे वो नेतागण हो, चाहे उनके कुछ भरोसेमंद कार्यकर्ता हों, वो इस तरह की मनमानी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनके सामने बिल्कुल बेबस से नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें ये भरोसा हो गया है कि यही शासन चलाने का एक बेहतर तरीका है। चुनाव जीतो, विपक्षी दलों को तोड़ो, विपक्षी दलों को डरा-धमका कर रखो और नागरिक समाज की जो आवाज उठती है, उसे भी बुरी तरीके से कुचल दो। आप इस बात पर विचार कीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री या सरकार के लोग जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसके 1 सप्ताह के बाद या 7-8 दिन के बाद ही या तुरंत ही उनसे संवाद करने लगते, तो उसमें ऐसे सरकार के अहम को कौन-सी चोट पहुँच जाती, जिससे लगता है कि नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो रहे हैं? क्या एक संवेदनशील सरकार चलाना कमज़ोर होने की निशानी है? क्या किसी विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से संवाद करना एक कमज़ोर शासक होने की निशानी है? क्या लोगों की माँगों पर, छात्र-छात्राओं के विरोध प्रदर्शन पर एक नरम रुख अपनाना और यह कोशिश करना कि भीड़ को हम हैंडल भी कर लें और किसी को बहुत ज़्यादा चोट भी ना आए, ये एक ऐसे प्रशासक की निशानी है जिसको चीज़ों को हैंडल करने नहीं आता? क्या लौह पुरुष गृह मंत्री होने की निशानी यही है कि मासूम छात्रों को भी बर्बर तरीके से पीटा जाए और इस तरीके से पीटा जाए कि किसी का सर फटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी के शरीर के किसी अंग में चोट लगी है? यह ज़रूरी था? और अगर यह ज़रूरी नहीं था और इस बात का एहसास वर्तमान सरकार को नहीं है, तो फिर इस सरकार को अपने अंदर झाँकना चाहिए क्योंकि क्या सच में उसके पास इस बात की कोई लेजिटिमेसी, कोई वैधता बनी है कि वह एक अच्छे सरकार होने का दावा करे? यह बहुत ही चिंताजनक विषय है और मैं यहाँ पर इस बात की तरफ भी आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस देश में एक संस्था है जो सरकार के पीछे रहती है, सरकार से उसे हर तरह का लाभ मिलता है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन पूरी घटनाक्रम में आपने इस बात पर ध्यान दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महान जो उसके सरसंघचालक है मोहन भागवत जी, उनकी तरफ से कोई बयान आया या होसबोले साहब की तरफ से कोई बयान आया? हर जगह लीपापोती का खेल चल रहा है और वो लोग खामोश रहते हैं। जब चीज़ें शांत हो जाती हैं, तो एक लाइन का उनकी तरफ से बयान आ जाएगा कि नीट पेपर तो लीक नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन बाकी सारे मुद्दों पर वो खामोशी ओढ़े रहते हैं। कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन राजनीति में पूरा पैर जमाए हुए हैं। लेकिन जब राजनीतिक मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, तो खामोश हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आरएसएस के जो इस तरीके के चेहरे हैं, उनकी भूमिका को समझना चाहिए कि वो जो भी कड़ी चीज़ आती है, जो भी मुश्किल चीज़ आती है, उससे अपने आप को छिपा ले जाते हैं। जैसे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला है, तो वहाँ पर जितने सारे लोग प्रबंधन में लगे हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं।
लेकिन आप इस बात को नोट करेंगे कि जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए बड़े लोग हैं, वो बहुत आसानी से बच जाएँगे। उसमें चंपत राय भी सम्मिलित हैं, जो कि आरएसएस के बड़े व्यक्ति हैं, उन पर सारा आरोप लग रहा है। मैं सिर्फ़ यह कहना चाह रहा हूँ कि इस मुद्दे पर आरएसएस की तरफ से भी एक स्टैंड लिया जाना चाहिए था, लेकिन वो स्टैंड नहीं लिया गया और अभी तक उनकी तरफ से जो पुलिस लाठीचार्ज हुई है, उसकी निंदा करने वाला या सरकार को एक दिशा बताने वाला कोई बयान नहीं आया है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को यह गहरा विश्वास है कि ये छोटे-छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी चुनाव आएगा, तो उनकी जो रणनीति है हिंदू-मुस्लिम करने की और थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफ छवि तथाकथित साफ छवि का इस्तेमाल करने की या फिर जैसा कि वो कहते हैं कि वो घर-घर पहुँच सकते हैं, वो सब करने की, उससे वो चुनाव जीत जाएँगे। और बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं कि एसआईआर के माध्यम से हमारी जो चुनाव आयोग है या चुनाव प्रक्रिया की जो खामियाँ हैं, उसकी मदद से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत ही रहती है। तो क्या यह इस बात का आधार बन जाता है कि प्रधानमंत्री इस तरीके से ही काम करते रहें? क्या उन्हें एक अलग तरीके के शासन व्यवस्था जैसा कि वादा करते थे, उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? वो शायद इससे बहुत पीछे जा चुके हैं। उन्हें जो यह आत्मविश्वास है, शायद वही उनकी सरकार के लिए घातक चीज़ बन सकती है, बन रही है। उम्मीद कर सकते हैं अ, कि प्रधानमंत्री या वर्तमान सरकार जो कि लोकतांत्रिक से चुनी गई है, लोकतांत्रिक आवाज़ों को बहुत ध्यान से सुनेगी, उसके प्रति एक सकारात्मक रवैया अपनाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं अपनाती है, तो आप इस बात का भरोसा रखिए कि आने वाले दिनों में जो ये प्रतिरोध या विरोध की आवाज़ है, वो और ज़्यादा गहरी होगी, सरकार की समस्याएँ और भी ज़्यादा गहरे रूप से बढ़ेंगी, सरकार की और इसके नेताओं की लेजिटिमेसी और ज़्यादा कमज़ोर होगी। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।